स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू KKR केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे इम्प्लीमेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको वो मिस्टेक बता दूं जो पिछले वीडियो में हुए हैं। पहली बात, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शुगर अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो वो केमिकल चेंजेज होता है, जो कि गलत है। केमिकल चेंज नहीं, वो फिजिकल चेंज होता है। एक्चुअली होता है कि अगर शुगर को हम वाटर में डालते हैं तो वो कुछ समय के लिए मतलब अपना स्वाद चेंज हो जाता है, सारा चीज़ें चेंज तो हो जाता है। लेकिन अगर मैं फिर से उसको क्या करता हूँ, बॉयल कर देता हूँ तो वाटर अलग निकल जाएगा। और इवेपोरेट करा दिया जाए तो वाटर अलग निकल जाएगा और चीनी अलग निकल जाएगा। मतलब जैसे पहले स्टेट था वैसे आ जाएगा। इसलिए वो केमिकल चेंज नहीं होकर फिजिकल चेंज होता है। ठीक, दूसरा मिस्टेक ये था, जिंक सल्फेट को मैंने वाइट प्रेसिपिटेट बोला था। जिंक सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट नहीं होता है। जिंक सल्फेट एक एक्वस सोल्यूशन बनता है। ठीक है, जिंक सल्फेट का वाटर में जाएगा तो एक एक्वस सोल्यूशन होता है, वो प्रेसिपिटेट नहीं। तीसरा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसको क्लियर कर दिया था। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसे एरो होता है, ये रिवर्सिबल है, और ये इरिवर्सिबल का एरो है। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक थे उसको मैं इस वीडियो में आपको बता भी दिया कि ये ऐसे मिस्टेक हुए थे। होता क्या है, वीडियो बनाने में कभी कभी जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ें मिसकॉन्सेप्ट हो जाती हैं। तो ठीक है, आज का जो वीडियो है इम्प्लीमेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको कैसे कोई भी इक्वेशन को हम समझ सकते हैं देख के, और किसी भी इक्वेशन के द्वारा अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड है हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर कोई है और उससे क्या क्या जानकारी मिलती है। कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको क्वांटिटेटिव रिलेशन के बारे में बताता है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है ना, वो कोई भी चीज़ हमको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अभी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कोई भी अगर रिएक्टेंट है और कोई भी प्रोडक्ट है तो वह रिएक्टेंट, मान लीजिए कई टाइप के रिएक्टेंट है, वह रिएक्टेंट कितने रेशियो से, उसका नंबर ऑफ मास कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, नंबर ऑफ मोल कितना, या कितना वो रिएक्ट करके दूसरे वाले से एक प्रोडक्ट बनाया है, और वो सारे किस रेशियो में प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। और इसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी रेशियो यूज किए जाते हैं, जो भी क्वांटिटी यूज की जाती हैं उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मान लेते हैं N2 और 3H2 का रिएक्शन है और बना रहा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, एक मानेंगे और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक, मतलब स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। अब मैं आज बताऊँगा आपको कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप या स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको जो फायदा होता है या जानते हैं हम, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होता है। ठीक है, कि किसी भी रिएक्टेंट का कितना मास होगा उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमको आइडिया होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको किसकी जानकारी मिलती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, कि उस मॉलिक्यूल में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। दूसरी बात करें तो मॉलिक्यूल्स के बाद हम उसको नंबर ऑफ मोल्स में भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हम ये भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उसमें कितने मोल्स में रिएक्टेंट यूज किया गया है और कितने मोल में प्रोडक्ट बने हैं। तो एक जानकारी हमको ये भी मिल जाती है। तीसरा हमारा ये होता है कि मास का रिलेशन कितना है, रिलेशनशिप, मतलब हम उसको बोलते हैं मास रिलेशनशिप के बारे में, कि मास रिलेशनशिप के बारे में हमको आइडिया लग जाता है। ये आइडिया लगता है, दैट इज, इसका मतलब ये होता है कितना जो मास होता है रिएक्टेंट का, मास ऑफ रिएक्टेंट इन रिएक्टेंट यूज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, कितना मास रिएक्टेंट का लगा है, कितना मास रिएक्टेंट का लगा है यूज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। तो हम ये देखेंगे इसमें कि मास रिलेशनशिप में कि कितना रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट
कितना यूज हुआ है, यूज टू फॉर्म द प्रोडक्ट बाय मास, और ये कितना प्रोडक्ट मास के द्वारा बना है, इसको बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप बोलते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूं तो अगला मेरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का अगर मैं बात करूं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का, तो देखिए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में ये होता है कि कितना मास मेरा रिएक्टेंट का, मास कितना मेरा रिएक्टेंट का जो है यूज हुआ है और कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रहा है, ए प्रोडक्ट पी बना रहा है और इसका जितना भी मास होता है, जो भी मास ऑफ इस रिएक्टेंट का लगता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट के वॉल्यूम लगभग 22.4 लीटर के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एनटीपी पे या एसटीपी पे, एनटीपी या एसटीपी पे इतना मास जो होता है रिएक्टेंट का यूज होता है और 22.4 लीटर उसमें वॉल्यूम एनटीपी या एसटीपी पे होता है। फिर हम देखेंगे इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ये बताता है कि किसी भी रिएक्टेंट का कितना मास लग रहा है, किसी भी रिएक्टेंट का कितना मास लग रहा है। ठीक है, अब तो ये देखेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट का 22.4 लीटर एनटीपी एसटीपी पे प्रोड्यूस होगा, जितना इतना मास लेते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का जितना मास लेते हैं वो एनटीपी एसटीपी 22.4 लीटर प्रोड्यूस करता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लिखा, तो हमको मास वॉल्यूम के रिलेशन बारे में, मास रिएक्टेंट के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इनके बारे में आइडिया मिल जाता है। तो कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया देता है। अब हम लोग अगला जब देखेंगे वॉल्यूम रिलेशन का भी वही होता है कि कितना वॉल्यूम लगा है और कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। बाद में इसको आगे अगर हम देखेंगे तो इसी पे आता है गेलुसैक्स लॉ आता है कि कितने वॉल्यूम में कंबाइंड किया, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। और जो मोल से रिलेशन आता है रिएक्टिव प्रोडक्ट का, वो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो दो लॉ डेवलप हो जाते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ मोल को लेके जो आता है वो एवोगैड्रो लॉ होता है, और जो वॉल्यूम एक रिलेशन आता है वॉल्यूम का 5th नंबर का रिलेशन, वॉल्यूम का जो रिलेशन आता है, यहाँ से जो रिलेशन डेवलप होता है वो होता है हमारा गेलुसैक्स लॉ। और ये बोलते हैं कितना रिएक्टेंट कंबाइन कर रहा है वॉल्यूम से और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये सारे रिलेशन इसलिए है कि रियल में सारे फिक्स नंबर के रिएक्टेंट जो होते हैं यूज किए जाते हैं और फिक्स नंबर के ही प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम बनेगा, वो सारे नहीं, वो सारे चीज़ों को बताया गया है। जितने रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं। उनके लिए इतने तरीके से हमको केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, वह मुझे आइडिया देता है। तो ये मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आइडिया मिल जाते हैं। मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो मतलब आप देखेंगे रिएक्शन होता रहेगा। आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है कि एबव पॉइंट में भी ये जितने पॉइंट हैं ये पॉइंट इलस्ट्रेट किए जा सकते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, इसके दो मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ से जो बन रहा है प्रोडक्ट वो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, वाटर निकल रहा है एंड CO2 गैस निकल रहा है। ठीक है, CO2 गैस निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं बताऊँ कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl से हमको CaCl2 प्लस H2O और CO2 मिल रहा है। अब जरा देखा जाए इस रिएक्शन में हम क्या क्या देख सकते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले पार्ट बाय मास निकाल लेते हैं, पार्ट्स बाय मास। ठीक है, पार्ट्स बाय मास का निकालूं तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं चेक करूं तो कैल्शियम होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12 प्लस और 16 × 3, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का 3 है तो हो जाएगा टोटल 40 और 16 48, तो 40 प्लस 12 प्लस कितना 48, 8 10, तो टोटल आ जाएगा देखो 100 ग्राम। ठीक है, तो ये 100 पार्ट्स आ जाएगा मास के द्वारा। HCl की मैं बात करूँ तो दो मॉलिक्यूल है और HCl में एक होता है 1 × 35.5 होता है। अगर मैं टोटल को देखूं तो ये हो जाएगा 2 × 36.5 और इसको अगर मैं देखता हूं तो कितना आ जाएगा 5 ये आ जाएगा 73 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 73 मिल जाएगा। सेम अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड को निकालूं तो मैं कैल्शियम क्लोराइड का देख सकता हूँ 40 प्लस 2 × क्लोरीन का कितना होता है 35.5 एटॉमिक मास होता है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस कितना 71। ठीक है, तो हाँ ठीक, उसके बाद ये आ जाएगा कितना 1 और साथ ही 111 ग्राम ये निकल जाएगा। पार्ट बाय मास आ जाएगा 100 आ जाएगा। वाटर का हम आपको बताएं तो वाटर का जो निकलेगा वो आएगा 2 × 1 प्लस
16 इजकल टू 18 वाटर का निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा कितना 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 इजकल टू आ जाएगा 44। तो आपको मैंने बताया मास बाय मास में अगर मैं सबका मास बाय मास निकालना चाहूँ तो देखिए सबका मास बाय मास कैसे आ रहा है। इसको अब पूरा मैंने कैल्शियम का एटॉमिक मास रख दिया है, कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रख दिया है। सबके मास को अगर मैं मिला के देखता हूँ, ये 100 ग्राम है, ये 73 है, और ये 100, ये जो रिएक्टेंट है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 73 ग्राम से केवल कंबाइन कर रहा है। देखिए ये है इसका 100 ग्राम, इसके 73 ग्राम से कंबाइन करके कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, और वाटर का 18 ग्राम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसी के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे वन बाय वन, क्या इक्वेशन हमको क्या क्या बताता है। तो पहला पॉइंट ये है कि यह इक्वेशन हमको बताता है कि एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, देखिए यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, तो एक इक्वेशन बताता है कि 1 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने बोला है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, जो कि तो वही है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद, जरा देखिए कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस्ड, और कितना प्रोड्यूस्ड कर रहा है जरा ये देखिए कितना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि एंड और क्या 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है, H2O भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल वाटर, एंड साथ में क्या 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल CaCl2, एक मॉलिक्यूल H2O और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं मोल के रिस्पेक्ट में लिखूँ तो मॉलिक्यूल यहाँ पे भी मॉलिक्यूल था और यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये भी एक मोल होगा, एक मोल ही होगा, तो हम बोलेंगे सेम चीज़ हो जाएगा, जहाँ मॉलिक्यूल था वहाँ मोल ले लेंगे कि एक मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो रिएक्ट कर रहा है, किससे, विद 2 मोल ऑफ इससे HCl से एंड, और क्या कर रहा है वो प्रोड्यूस्ड, और वो प्रोड्यूस्ड कर रहा है किसको, 1 मोल ऑफ, जहाँ मॉलिक्यूल था वहाँ मोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का एंड क्या 1 मोल ऑफ किसका, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैंने 2 चीज़ें बता दिया, एक तो हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जान गए और दूसरा मोल के बारे में जान गए। तो आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब तीसरा इन्फॉर्मेशन अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ये यहाँ पे कह सकता हूँ, इन दोनों को मैं मिटा दे रहा हूँ। अब तीसरा इन्फॉर्मेशन मेरा देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी मैंने इनको पार्ट बाय मास में निकाल लिया है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो 100 ग्राम है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि यहाँ पे जो 100 ग्राम मिल रहा है, ये 100 ग्राम मास के द्वारा है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हो रहा है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, 73 ग्राम ऑफ Cl से, और ये दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं कितना, 1 ग्राम ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो किसके बराबर है, जो 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर 44 ग्राम ऑफ CO2 भी निकल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करता है 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम वाटर और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस रिएक्शन से हमको ये भी जानकारी मिल गई कि अगर हम मास बाय मास की बात करें, पार्ट बाय मास की बात करें, तो हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन लगाने में काम आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया। और मैं आपको ये बताऊँ कि अगर मास वॉल्यूम, ये सब मास बाय मास का हो गया कि इतना मास इसका, इतना मास इसका, इतना मास प्रोड्यूस किया। इसको हम बेटर होगा अगर जोड़ दें कि इतना मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl दोनों मिलके 111 ग्राम ये बनाते हैं, प्लस 18 ग्राम वाटर बनाते हैं, प्लस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और
टोटल अगर मैं जोड़ देता हूँ सारा इसका और 73 ग्राम इसको, तो शायद सब बराबर आ जाएगा। जैसे ये 173 ग्राम आ जाएगा। इतना पूरा रिएक्टेंट मिल के कितना बनाएगा, देखिए जरा 1 1 1 18 एंड 4 4 8 4 12 3 4 1 5 6 7, देखिए 173। तो देखिए 173 ग्राम पूरा रिएक्टेंट जो है 173 ग्राम क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है। तो देखिए जितना रिएक्टेंट के मास कंज्यूम हुए उतने ही प्रोडक्ट के मास बने हैं। यही स्टोइकियोमेट्री है। इसी के बारे में रिश्ते ने बताया कि एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट जो होते हैं एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो का ही प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अंतर नहीं होगा। और बाद में इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से प्रूव किया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से प्रूव भी किया गया है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जिसको शायद एंटोनी लेवासिए ने दिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे इसको, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे दूसरी बात, मैंने आपको बताया जितना रिएक्टेंट का मास होगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम बोलेंगे जितना रिएक्टेंट का मास हो रहा है, अगर इसमें पूरा वॉल्यूम लिया जाए तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के। तो अगर हम ये कहें कि रिएक्टेंट का 173 ग्राम कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट का जितना 173 ग्राम था या प्रोडक्ट का जितना भी मास रहा है वो टोटल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के, एनटीपी पे या एसटीपी पे, एनटीपी या एसटीपी पे 22.4 लीटर के बराबर होगा अगर इसी मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। तो हम ये कह सकते हैं कि बताइए अगर 173 ग्राम मतलब कैल्शियम कार्बोन रिएक्टेंट, पूरा रिएक्टेंट 173 ग्राम रिएक्टेंट 22.4 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो बताइए 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। तो 100 ग्राम कितना, तो हम एक क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए CaCO3 + 2HCl ये पूरे रिएक्टेंट मिलकर 173 ग्राम हुए और 173 ग्राम रिएक्टेंट एनटीपी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए वॉल्यूम 22.4 लीटर, बताया 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या कर देंगे, 100 ग्राम इंटू 22.4 लीटर डिवाइड कर देंगे किससे, 173 ग्राम से। तो हम इसको काट देंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इसको पूरा मल्टीप्लाई करके 2240 करके 173 कर देंगे, तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, उतना ml उतना लीटर क्या आ जाएगा, मतलब हाँ इतना लीटर प्रोड्यूस करेगा 100 ग्राम। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आगे ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि रिएक्शन को हम किसी भी रिएक्शन को क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी रिएक्शन में फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में हम देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन में फिजिकल स्टेट क्या होता है। देखो यार, अगर कोई रिएक्शन आपका सॉलिड है, अगर कोई भी रिएक्शन आपका सॉलिड है तो सॉलिड को हम S से इंडिकेट करते हैं। कोई भी रिएक्शन आपका लिक्विड है तो लिक्विड को हम L से इंडिकेट करते हैं। और कोई भी रिएक्शन आपका गैसियस स्टेट में है तो उसको हम G से इंडिकेट करते हैं, या वेपर में है तो उसको हम G से ही इंडिकेट करते हैं। और अगर कोई रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन में है, AQUOU एक्वस सोल्यूशन में है, ठीक है, तो अगर मैं एक्वस सोल्यूशन की बात करूँ तो वो AQ से यूज करते हैं। देखो यार, एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है, AQUOU, हाँ, एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है। देखो जैसे हम आपसे ये कहें वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है, वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं, मान लीजिए आपको ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं जिंक सल्फेट ही ले रहे हैं, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट को हम किस में डाल दिए, वाटर में डाल दिए हैं। तो वाटर तो लिक्विड था और जिंक सल्फेट क्या बन गया, जिंक सल्फेट इस पानी में घुला हुआ है, पहुँच गया है, या किसी लिक्विड से जिंक सल्फेट बन रहा है, तो इसका मतलब वो लिक्विड में है, ना कि वो लिक्विड है, वो लिक्विड में है। तो ऐसे सब जगह पे जिंक सल्फेट को अगर हमको यूज करना है तो क्या बोलेंगे, एक्वस, ठीक है। बैरियम सल्फेट को क्या बोलेंगे, एक्वस। तो ये जितने साल्ट होते हैं जो वाटर में रहते हैं और मतलब वो मौजूद है वाटर में, तो उनको लिक्विड ने बोल के एक्वस बोलेंगे। लेकिन एथिल अल्कोहल बोल CH5 तो ये वाटर में नहीं है, ये एथिल अल्कोहल की अगर बात करो, इसका खुद कंडीशन क्या होता है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट अलग चीज होते हैं और एक्वस स्टेट अलग चीज है। एक्वस स्टेट का मतलब वाटर में वो डिजॉल्व है, और लिक्विड का स्टेट का मतलब वो खुद अपने ही और लिक्विड स्टेट में, सॉलिड में नहीं है या किसी गैस में नहीं है। तो एक तो मैं फिजिकल स्टेट बता दिया आपको कि फिजिकल स्टेट में किसी भी रिएक्शन को हम इंडिकेट करेंगे इस टाइप से। जैसे अगर मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूँ, जिंक प्लस जिंक, सॉलिड जिंक को अगर मैं क्या करता हूँ, सॉलिड जिंक को H2SO4 में डालता हूँ। अब देखो H2SO4 यहाँ पे क्या है, लिक्विड नहीं है,
H2SO4 एक्चुअली जो मान लीजिए जो गैस होते हैं H2SO4 के गैस स्टेट को उसको पानी में डिजॉल्व कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, एक्वस बन जाता है। तो हम अगर जिंक सॉलिड को H2SO4 एक्वस में डालते हैं तो बनने वाला मेरा प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट भी उसी पानी में है तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्वस कहलाएगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको जो बता दिया है कि जिंक कि एक्वस क्या होते हैं और लिक्विड क्या होते हैं, उनके बारे में मैं अंतर आपको बताया हूँ। तो जिंक सॉलिड को मैंने आपको बताया कि जैसे जिंक सॉलिड को हम डालेंगे H2SO4 एक्वस में तो वो जिंक सल्फेट एक्वस बनेगा और वाटर H2 गैस निकल जाएगा। तो ये अब रही बात कि यहाँ पे देखो गैस को मैं दो टर्म यूज करूँ। गैस को हम एबव एरो से इंडिकेट करते हैं और अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है, कोई पीपीटी प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको हम बिलो एरो से दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों एक्वा सोल्यूशन है और दोनों का अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो हमारा क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस निकल जाएगा। अब ये जो लेड आयोडाइड ये एक प्रेसिपिटेट बन रहा है जो येलो कलर का है। अब इसको मैं प्रेसिपिटेट ने लिखकर ऐसे एरो दिखा दूं तो ये प्रेसिपिटेट का सिंबल है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे हम गैस ने दिखा के अगर ऐसे एरो लगा दें तो ये गैस का सिंबल लग गया। तो मैंने आपको गैस और प्रेसिपिटेट के बारे में भी बताया कि उनको रिएक्शन को इंडिकेट करने का तरीका ये भी होता है, या तो आप लिखिए येलो प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में येलो PPT लिखिए, या तो PPT ने लिखो बस येलो लिख के और आप इस सिंबल को रख दीजिए तो पता चल जाएगा हाँ वो येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो जरा जानिए और भी एग्जांपल क्या हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम जिंक, जैसे जिंक की बात तो हो गई है। अब मैं आपको सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ। अगर सोडियम कार्बोनेट को ले लूँ Na2CO3 को, ये भी सॉलिड स्टेट में है और इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाएगा तो मैंने पहले बताया HCl ड्राई HCl जो गैस होती है, गैस जो होती है उसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में, ठीक है, तो ये भी एक्वस बन जाएगा। अब यहाँ से रिएक्शन क्या होगा, Na2CO3 में अब यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ निकलेगा और NaCl के साथ निकलेगा तो रिएक्शन बनेगा क्या, 2NaCl। अब फिर वही बात कि NaCl किस में है, पानी में ही है, एक्वस में है, मतलब जो रिएक्शन होगा वो एक्वस में ही हो रहा है। तो ये 2NaCl एक्वस बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ चला जाएगा वो बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा। और H2CO3 यहाँ पे क्या बनेगा, लेकिन H2CO3 फिर से टूट जाएगा जिसमें वो बना लेगा H2CO3 बाद में टूट के तुरंत ये टूट के बना लेगा क्या, H2O बना लेगा। और H2O कैसा होता है भाई, लिक्विड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक। अब अगर मैं तुमसे अगला एग्जांपल करूँ सिल्वर नाइट्रेट का, कि सिल्वर नाइट्रेट का ये सोल्यूशन है, तो देखो यार सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होगा वो भी किस में होगा, एक्वस में ही होगा। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन एक्वस में, इसको अगर मैं NaCl से सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म से ही रिएक्ट करा दूं तो देखो ये क्या बनेगा, अब सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। जो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो हमने कहा कि ये सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट होगा और इसको ऐसे प्रेसिपिटेट का सिंबल मैंने बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे NaNO3 निकल जाएगा, जो क्या होगा प्लस NaNO3 निकल जाएगा, जो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक्वस क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। किसी भी रिएक्शन की एक कैरेक्टर को मैंने यहाँ बताया कि ये रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये रिएक्शन के द्वारा हमको जानकारी मिलती है, या हर एक रिएक्शन का अपना कौन सा मतलब इम्पोर्टेंस है। प्रेसिपिटेट का एरो का क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट है ये, और ऊपर एरो का मतलब है गैस है ये। लिक्विड का मतलब अगर वो उसका खुद स्टेट हो, एक्वस का मतलब अगर उसमें डिजॉल्व है मतलब वाटर में ही वो डिजॉल्व है, और NaCl का या जो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इतना सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया केमिकल इक्वेशन के बारे में। आज का जो लेक्चर है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसी टाइप से जब हम एसिड के बारे में बात करते हैं या बेस के बारे में ही बात कर लेते हैं, जैसे तो बेसिकली हम लोग एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड भी जो होता है दो टाइप के होते हैं, जैसे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है, डाइल्यूट कर देते हैं मतलब इसको DIL से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसमें स्मॉल क्वांटिटी एसिड है,
या हम कहेंगे लेस अमाउंट ऑफ एसिड है, लेस अमाउंट है एसिड का, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड है। तो हम अगर लेस अमाउंट ऑफ एसिड लिया है तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट है, वो कैसा है, डाइल्यूट है। तो उसको हम बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं जिंक का रिएक्शन किया गया डाइल्यूट H2SO4 से, तो आप देखिए जो जिंक रिएक्ट कर रहा है वो डाइल्यूट H2SO4 क्या है, डाइल्यूट H2SO4 का ये मतलब है कि यहाँ पे मतलब H2SO4 की मात्रा कम है, वो 20% हो सकता है, 10% हो सकता है, 30% भी हो सकता है। तो जिंक जब रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, जिंक सल्फेट बना लेगा, वो भी एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट खुद एक्वस फॉर्म में ही है, ज़्यादा वाटर है इसमें मौजूद, डाइल्यूट H2SO4 में वाटर ज़्यादा मौजूद है, और यहाँ से जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, एरो मैंने वहाँ पे लगा दिया। तो एक तो मैंने आपको बताया कि डाइल्यूट का क्या मतलब होता है। उसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूँ कंसनट्रेटेड, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये कंसनट्रेटेड से रिएक्ट कर रहा है, जिंक ही कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन बनेगा, जिंक जब रिएक्ट करेगा तो जो जिंक सल्फेट यह बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट ही बनाएगा, और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनाएगा जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, और ये भी एक्वस स्टेट में होगा, और यहाँ से वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर देगा। और इसको हम क्या कर देंगे, कंसनट्रेटेड को 2 मॉलिक्यूल ऑफ कंसनट्रेटेड ले लेंगे, यहाँ पे कंसनट्रेटेड पहले लिखेंगे, ठीक है, कंसनट्रेटेड लिख लेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल H2SO4, यहाँ पे लिख सकते हैं कंसनट्रेटेड, ठीक है, ऐसे भी हम कंसनट्रेट लिख सकते हैं, या कंसनट्रेटेड यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल H2SO4 लिख सकते हैं। तो जिंक कंसनट्रेटेड 2H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल से जिंक सल्फेट बना रहा है, 2H2O लिक्विड बना रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या होते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बात कर दूँ हीट चेंज की। अब मैं अगला जो मैं बात करूँगा वो होगा हीट चेंज। हीट चेंज का मतलब हमारे पास रिएक्शन जो होते हैं, 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक तो हमारा जो रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, मैं पिछले वीडियो में आपको इंडोथर्मिक के बारे में बताया हूँ। इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्टेंट, मान लेते हैं ये कोई रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन रिएक्टेंट हीट ले रहा है। अगर रिएक्टेंट हीट ले रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जो हीट होता है हम प्लस रिएक्टेंट के साथ ऐड कर देते हैं, तब इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। या दूसरे शब्दों में बोलें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और इसकी जो एंथैल्पी है, रिएक्शन एंथैल्पी जो है वो बोलेंगे कि इसका वो पॉजिटिव, कोई भी जो रिएक्टेंट आएगा वो अगर वो पॉजिटिव आता है तो मतलब वो रिएक्शन कैसा है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो किसी भी इंडोथर्मिक रिएक्शन को पहचाना जा सकता है, अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इंडोथर्मिक है, और अगर वो रिएक्टेंट के साइड में हीट लगा हुआ है, रिएक्टेंट के साइड में हीट लगा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। या दूसरा इसको हम लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और माइनस यहाँ पे हीट लगा देंगे, तो ये बोलेंगे कि वह एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस टाइप से हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं। और अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूँ, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड, अब हीट किधर निकल रहा है, प्रोडक्ट की साइड हीट है, मतलब हीट प्रोडक्ट साइड में निकल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरे शब्द में रिएक्टेंट माइनस हीट अगर कर दें तो और यहाँ प्रोडक्ट बने तो ये भी एक्सोथर्मिक है। या सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू होती है, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है वो, निगेटिव होती है। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, वो निगेटिव होती है। तो अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव, और तब भी वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडोथर्मिक क्या होते हैं और एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, और हम किसी रिएक्शन को देख के कैसे बता सकते हैं कि वह रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है। आपको ये आइडिया यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है।
कुछ रिएक्शन देखो ऐसे होते हैं, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, देखो एंडोथर्मिक को अगर मैं सॉल्बिलिटी से रिलेट करना चाहूँ, सॉल्बिलिटी क्या होती है कि किसी भी चीज़ को अगर वाटर या लिक्विड में डाला जाता है तो कितना मात्रा उसका सॉल्युबल होता है, उसको बोलते हैं हम सॉल्बिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्बिलिटी। अगर मैं सॉल्बिलिटी को डिफाइन करूँ तो कहूँगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्बिलिटी। तो देखो सॉल्बिलिटीज को अगर रिलेट किया जाए तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी सॉल्बिलिटी बढ़ने लगती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ और इधर सॉल्बिलिटी लेता हूँ कि ये सॉल्बिलिटी का ग्राफ है और इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्बिलिटी बढ़ने लगती है। एक्चुअली सॉल्बिलिटी क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि ये सॉल्बिलिटी जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू जाते हैं। तो जो सब्सटेंस एंडोथर्मिक होते हैं, हीट लेते हैं और डिजॉल्व होते हैं, उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज करती है। तो ऐसे बहुत सारे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ जिनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। जैसे इसमें कितने एग्जांपल हैं मैं आपको बताऊँ, जैसे NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं जिनकी सॉल्बिलिटी मतलब इस टाइप से इंक्रीज करेगी कि जैसे मान लीजिए यह NaCl हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए NaNO3 हो गया। देखिए मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि सबका अपना अपना डाटा होता है, कहाँ से कौन जाएगा, लेकिन सबका इस टाइप से सॉल्बिलिटी इंक्रीज का ग्राफ इसी टाइप से आएगा। NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, ठीक है। इस टाइप से KCl, KNO3 पोटेशियम के साथ ले लिया जाए, या आप K2SO4 ले सकते हैं, K2SO4, अमोनियम के साथ अमोनियम क्लोराइड लिया जा सकता है, और अमोनियम नाइट्रेट। ये ऐसे हैं एग्जाम्पल जो रियल में सॉल्बिलिटी इंक्रीज करती है। इनको हम बोल सकते हैं ये एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है। तो अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ तो दूसरे वालों की बात करूँ मैं, जिनकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है तो उनका सॉल्बिलिटी कुछ ऐसे डिक्रीज करने लगता है, ऐसे डिक्रीज करेगा। कुछ मॉलिक्यूल की सॉल्बिलिटी ऐसे डिक्रीज करती है, ठीक है। तो उनमें जो जिनकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है उनका मैं अगर एग्जांपल लिखूं टेम्परेचर के साथ जिनका सॉल्बिलिटी डिक्रीज करता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो एक्सोथर्मिक के जो एग्जांपल हैं मैं उनको अगर लिखता हूं तो इसमें देखिए जो एनहाइड्रस CuSO4 हैं, CuSO4 जो एनहाइड्रस होते हैं, और जैसे इसमें देखिए CuSO4.5H2O जो होता है ना, वो क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। लेकिन अगर वाटर निकाल दिया जाए, जो एनहाइड्रस CuSO4 होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। इसी टाइप से Na2CO3.H2O जो मोनो सोडियम कार्बोनेट है, मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों के दोनों होते हैं। इसी टाइप से लिथियम सल्फेट होता है, Li2SO4 होता है, सीरियम सल्फेट Ce2SO4 का होल थ्राइस होता है। ये सारे के सारे क्या करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है। मतलब इस टाइप से सॉल्बिलिटी इनकी डिक्रीज करने लगती है। अब मैं कुछ रिएक्शन की बात करूं, ओके, तो मैं कुछ रिएक्शन की बात करूं। ऐसे देखिए कुछ और भी रिएक्शन है जो पहले तो एंडोथर्मिक होते हैं, बाद में एक्सोथर्मिक हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं मतलब पहले उनको सॉल्बिलिटी बढ़ती है, बाद में घटने लगती है। तो मतलब देखिए मैं आपको बताऊं, पहले उनकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, बाद में घटने लगी, पहले उनकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, बाद में घटने लगती है। अगर मैं सॉल्बिलिटी के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, जैसे आपको मैं बताऊं Na2SO4.10H2O, यह एक ऐसा है जिसको ग्लोबुलर सॉल्ट भी बोलते हैं, Na2SO4.10H2O को। जब ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, इतना 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, तो ये क्या करता है? अपने वाटर को रिमूव कर देता है, Na2SO4 बन जाता है। मतलब यहाँ तक जब ये रिएक्शन 32 तक गया तो ये रिएक्शन क्या हो रहा था? ये एंडोथर्मिक हो रहा था। ये रिएक्शन रियल में एंडोथर्मिक था, और जैसे ही वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो गया, निकल गया, अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। तो पहले सॉल्बिलिटी इसकी इंक्रीज की थी, बाद में इसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज की। इसी टाइप से ग्रीन विट्रॉल है FeSO4.7H2O, पहले इसकी सॉल्बिलिटी यहाँ तक जाके लगभग 64 या इस मतलब इसी के अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर पे 63 या 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या किया है? पहले यहाँ तक टेम्परेचर पे वो सॉल्बिलिटी इंक्रीज किया है, बाद में ये क्या कर गया? FeSO4 + 3H2O
3 निकाल दिया, साथ 4:2 बचता है यहाँ पे, मतलब अब यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। और ये जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं इसी टेम्परेचर को। फिलहाल ये सब चीज़ें आप कभी पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं बताऊंगा आपको, पहले रिएक्शन इंडोथर्मिक था, बाद में रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो गया। पहले FeSO4 हुआ 7H2O के साथ, या Na2SO4 10H2O हुआ, वो एक फिक्स टेम्परेचर के बाद क्या कर गए? एक्जोथर्मिक हो गए। पहले इंडो थे, बाद में वो एक्सोथर्मिक हो गए। तो ऐसे कुछ रिएक्शन हैं जो क्या करते हैं, पहले इंडो शो करते हैं, पहले एक्सो। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताया कि कुछ रिएक्शन जो इंडोथर्मिक शो करते हैं, जो एक्सोथर्मिक शो करते हैं, और कुछ इंडो पहले और बाद में एक्सो शो करते हैं। लेकिन ये भी बता दिया कि इंडो और एक्सो रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, उस रिएक्शन को हम देख सकते हैं कि उसमें हीट कहाँ दिया गया है, डेल्टा एच कैसे दिया गया है, पॉजिटिव की निगेटिव है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, देखिए कोई भी अगर रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, और उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हीट चेंज हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अगर वह हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट लिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो एक बार समझ लीजिए थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करता है या हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। का मतलब उसमें टेम्परेचर के चेंज हुए हैं, टेम्परेचर चेंज से हीट इवॉल्व हुआ है या हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन से ऐसे कंडीशन है, कौन से ऐसे कंडीशन है, कंडीशन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको साफ साफ, कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस। यार देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कंडीशन की बात करता हूँ कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहे हैं, तो कंडीशन में देखो पहला मैं लिखूंगा कि टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, मतलब हीट की बात करता हूँ वहाँ पे, एक तो देखो हीट अगर करना है तो उसको हम डेल्टा से कर दिखाएंगे, और टेम्परेचर को अगर मेंशन करना है, पहला हम हीट लिख दिए हैं, दूसरा हम टेम्परेचर लिख दे रहे हैं। अगर हम किसी रिएक्शन को टेम्परेचर को दिखाना है तो वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड, उतना डिग्री सेंटीग्रेड उसको हम मेंशन करेंगे। तीसरा हम देखेंगे प्रेशर। प्रेशर को भी हम क्या करते हैं, प्रेशर को भी हम मेंशन कर देते हैं, किसमें, एटीएम में, उसमें मेंशन कर देते हैं कितना एटीएम का प्रेशर, एटीएम या बार जो भी आप यूज करना है मतलब रिएक्शन में, इसका भी हम यूज करेंगे। चौथा होता है मेरा क्या, कैटालिस्ट। क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। तो हीट हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटालिस्ट हुआ, और लास्ट में मैं आपको बताऊं सनलाइट हुआ। सनलाइट भी लिख सकते हैं, या सनलाइट को हम HNU लिखते हैं, HNU, ये सनलाइट का सिंबल भी हम लिख सकते हैं, HNU भी लिखते हैं। इतने टाइप से हम रिएक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, कैटालिस्ट। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनको हम हीट कर देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बनाता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम हीट दिखा रहे हैं, मतलब ये क्या है, यह जो कंडीशन दिया गया है कि मतलब इस रिएक्शन में हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। दूसरा इसी टाइप से अगर मैं देखूँ अमोनिया का फॉर्मेशन में, ठीक है ना, तो एक मान लीजिए सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इस टाइप से बनते हैं। अब ये हीट वाला हो गया। दूसरा अगर मैं देखता हूं टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट सब यूज कर दूं, तो अमोनिया देखो N2 एक गैस है, ठीक है, और 3H2 भी एक गैस है। अगर और ये देखो यहाँ पे मैं कौन सा साइन लगा रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे यह है रिवर्सिबल साइन, मतलब कि यह जो प्रोडक्ट बन भी सकता है और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट भी बन सकता है, ये रिवर्सिबल साइन है, और यहाँ बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैसियस स्टेट में, ठीक है। और यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए इस रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है -94.2 किलो जूल मोल इनवर्स लगभग दी जाती है, ठीक है। आपको लग रहा है वो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा एच की वैल्यू -94.2 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक। तो ये जो है मैं आपको बताऊं डेल्टा एच की वैल्यू ये ऐसे दिया जाएगा, और जहां माइनस किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन कैसी हो गई है,
एक्सोथर्मिक हो गई है। ये इसके बारे में बताया गया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई है। दूसरी बात, यह किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? जब भी हम किसी टेम्परेचर, प्रेशर, हीट को क्या करें, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और सबको अगर मेंशन करना चाहूँ तो ये जो एरो होता है इसी के ऊपर लिखेंगे। जैसे यह रिएक्शन जो इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस, इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। हैबर प्रोसेस के थ्रू हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हम आयरन एज ए कैटलिस्ट लिया जाता है और इसमें मॉलिब्डेनम प्रमोटर डाला जाता है। तो उन दोनों को ऐसे हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, आयरन और मॉलिब्डेनम। अब इसमें कुछ टेम्परेचर जो केल्विन में लेते हैं, लगभग 600, अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती हैं, लगभग 673 केल्विन से लेके 723 केल्विन तक इतना टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है। या तो आप इसको 673 और 723 को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। और प्रेशर लिया जाता है लगभग 200 ATM लिया जाता है। तो हम किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं इस टाइप से कि इसमें कैटालिस्ट कैसे यूज करते हैं, टेम्परेचर कैसे यूज करते हैं और प्रेशर कैसे यूज करते हैं। जरूरी नहीं इनको नीचे लिख सकते हैं, इनको ऊपर लिख सकते हैं, कैटालिस्ट नीचे लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि ये फिक्स है। मतलब इसी तीर के ऊपर और नीचे हम चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। और डेल्टा एच यहाँ बता रहा है एक्सोथर्मिक को, जो यहाँ पे डेल्टा एच माइनस में दिया जाएगा, ठीक है। या तो यहीं पे ये डेल्टा एच ने, बल्कि यहाँ पे इस रिएक्शन में ऐसे करके यहाँ पे प्लस करके 94.2 किलो जूल मोल इनवर्स लिखा जा सकता है, ठीक है। या तो ऐसे लिखा जा सकता है या तो फिर डेल्टा एच को की वैल्यू ऐसे दिया जा सकता है। तो यह रिएक्शन किस एक्सोथर्मिक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी टाइप से मान लीजिए अगर मैं आपको रिएक्शन कराऊं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, और यह रिएक्शन करा कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, और ये बना रहा है आपका एक रिएक्शन जहाँ पे हम जॉन्स रिएजेंट का यूज करेंगे। जॉन्स का मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस CrO3, शायद इसको जॉन्स रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। इसका अगर यूज किया जाए तो यहाँ पे देखिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया गया है, यहाँ टेम्परेचर 300 डिग्री और 300 ATM प्रेशर लिया गया है। तब यह रिएक्शन बनेगा और बनाएगा CH3OH मेथेनॉल, जो कि लिक्विड बनेगा। क्योंकि यहाँ लिक्विड इसलिए क्योंकि मेथेनॉल खुद एक लिक्विड है और वह पानी में नहीं डिजॉल्व, खुद अपने लिक्विड स्टेट में है। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे ये जॉन्स रिएजेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये देखिए जो कैटालिस्ट है वह कैटालिस्ट यहाँ पे यूज किया गया है, टेम्परेचर भी यूज किया गया और प्रेशर भी यूज किया गया है। तो जरूरी नहीं कैटालिस्ट हमेशा ऊपर है, कैटालिस्ट नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक रिएक्शन बताऊँ, जैसे मान लेते हैं हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर दें, KClO3 को अगर मैं हीट कर दूँ सॉलिड स्टेट में, तो ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस निकाल देगा यहाँ से क्या, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालेगा। और ये जो पोटेशियम क्लोराइड इसको हम हीट करेंगे किसके पर है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो देखिए कैटालिस्ट हमने नीचे लिख दिया, कैटालिस्ट आप ऊपर भी लिख सकते हैं, डेल्टा स्लैश लगा के यहाँ भी लिख सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि ये जो होते हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन मैंने आपको बताया, ये टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट या हीट, ये सब के सब मैंने चीज़ों को मेंशन किया कि किसी भी कंडीशन का कंडीशन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, इन सारे कंडीशन के अंदर का वो रिएक्शन लगता है और तब हम जाके इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़े होंगे, वो भी रिएक्शन मैं आपको बता दूँ कि जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, क्लोरोफिल के रूप में वो रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल के रूप में नहीं, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है। जैसे 2 रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के। पहले जो होता है 6CO2 प्लस 6H2O, ये दोनों मिलके जो होते हैं सनलाइट। अब मैं यहाँ तो सनलाइट लिख दूँ, चलिए लिख दे रहा हूँ सनलाइट, और अब क्लोरोफिल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्लोरोफिल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दोनों ऊपर ही लिख दिया, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं आप। और बनाता है क्या है, C6H12O6। तो आप जरा देखिए बैलेंस भी है रिएक्शन। तो इस टाइप से बनता था ग्लूकोज, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट आपका बन जाता था, चाहे ग्लूकोज ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कहना ही ज़्यादा बेटर है इसको, ठीक है। तो ये जो भी कार्बोहाइड्रेट बन जाता था C6H12O6 जो भी ग्लूकोज बनता था, लेकिन 6CO2 प्लस 6H2O से ये बनता था। बाद में इस रिएक्शन को कहा गया कि नहीं, ये रिएक्शन मॉडिफाइड किया गया कि 12H2O होता है, जिससे बाद में सनलाइट को हम H से या क्लोरोफिल को हम CH से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ऐसे होता है। फिर बन सकता है C6H12O6 प्लस क्या 6CO, ऑक्सीजन भी निकलता है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 6 दूनी 12 6 18, और इसमें कितना है 6, प्लस यहाँ पे क्या होता है 6O2 निकलता है।
तो 6 दूनी 12 6 18, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पे इन दोनों में क्या ऑक्सीजन तो इसमें भी निकला, लेकिन यहाँ पे साथ साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी निकलता है। तो 12 मॉलिक्यूल वाटर लगता है, लेकिन 6 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है। अब बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 और 12 24 वाट ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना 6 दूनी 12 6 18 18 6 24 ऑक्सीजन है। तो लगभग रिएक्शन बैलेंस होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है सनलाइट और क्लोरोफिल या सनलाइट या क्लोरोफिल के रूप में ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। तो मैंने आपको ये पूरी बताने की कोशिश किया है कि इसमें क्या क्या रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। फिर पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके भी टाइप पढ़ाएंगे कि उसके कितने टाइप होते हैं। फिर हम पढ़ाएंगे आपको डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद उसमें भी टाइप पढ़ाएंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट नॉट मेटल डिस्प्लेसमेंट। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, या उसमें मेटाथीसिस आ जाता है, वर्ड यूज कर लिया जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट पे। और उसके बाद हम लोग जो आगे का रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें है रिडॉक्स रिएक्शन। पहले ऑक्सीडेशन डिफाइन करेंगे, रिडक्शन डिफाइन करेंगे, फिर रिडॉक्स डिफाइन करेंगे, और 2 टॉपिक बचेगा हमारा कोर्जन एंड रेसिडिटी। तो थैंक यू। आप लोग वीडियो को देख के कर लीजिए। मैं नोट बना दिया हूँ, बस लास्ट एक नोट वही एक लेक्चर का बनना है। उस नोट को मैं बनाने के बाद आपको पूरी PDF में एक चैप्टर का आपको सेंड कर दूंगा। आप नोट्स के लिए परेशान मत होइएगा, मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहाँ से नोट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।